हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माही टेक्निकल क्लासेस। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों के लिए होगा स्टूडेंट्स। इसमें अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कॉपर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक एज प्लेटिनम या ग्रेफाइट। मतलब कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे किया जाता है जब उसमें हम इलेक्ट्रोड के रूप में ग्रेफाइट या प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज करते थे। तो इससे पहले वाले वीडियो में था, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। क्या करना है? कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है और इलेक्ट्रोड के रूप में क्या करेंगे? कॉपर इलेक्ट्रोड का ही यूज करना है स्टूडेंट्स। तो आज का वीडियो लेक्चर इसी पे डिस्कशन चलने वाला है। लिखिए, क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन by using copper electrode। देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया? कहते हैं कि कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, विद्युत अपघटन करना है, और इलेक्ट्रोड के रूप में किसका यूज करना है? कॉपर का इलेक्ट्रोड करना है, कॉपर इलेक्ट्रोड का यूज करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक बीकर बना लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेंगे मोल्टेन स्टेट या एक्वा सॉल्यूशन के रूप में। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रोड इसमें लेते हैं, एक इलेक्ट्रोड बाएं तरफ और दूसरा इलेक्ट्रोड दाएं तरफ। अच्छा से समझना है, ठीक है। और एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में एक तो क्वेश्चन आता ही है। इस दोनों इलेक्ट्रोड को क्या करेंगे? एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, प्लस इधर माइनस। ये बाबू एनोड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ये कैथोड है, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए कैथोड और यहाँ पे लिख दीजिए एनोड ना। इतना करने के बाद क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है इसलिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि इसमें कुछ जल भी है, इसमें जल की मात्रा भी है H2O। लिखते हैं आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CuSO4 then CuSO4 is ionized into Cu plus 2 ion and SO4 minus 2 ions। देखिए स्टूडेंट, मैंने लिखा कि जब कॉपर सल्फेट का CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो आयन में टूट जाती है Cu plus 2 और SO4 माइनस माइनस में। तो स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको इक्वेशन लिखेंगे, CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो स्टूडेंट्स ये टूट जाएगा Cu plus 2 आयन एक्वा सॉल्यूशन प्लस SO4 2 माइनस एक्वा सॉल्यूशन। ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में करंट प्रवाहित किया जाता है, यानी उसका विद्युत अपघटन किया जाता है, यानी उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, तो स्टूडेंट्स कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो दो अलग अलग भागों में टूट जाएगा, मतलब आयन के रूप में Cu plus 2 एक्वा सॉल्यूशन प्लस SO4 माइनस माइनस के। देखिए स्टूडेंट, इसमें जल की भी मात्रा है, क्या? H2O, ये भी टूटेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे and H2O also ionize
इंटू H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन। स्टूडेंट्स, इसमें जल की भी मात्रा है। जब कॉपर सल्फेट का विलयन टूट रहा है आयन के रूप में, तो इसमें जल भी है, जल भी टूट जाएगा ना। तो वो कैसे टूटेगा स्टूडेंट्स? देखिए H2O, जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो स्टूडेंट्स H प्लस आयन OH माइनस आयन के रूप में टूट जाएगा। यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में। लेकिन OH जो है ना वो स्टेबल नहीं होता है, ये प्रकृति में नहीं पाया जाता है। इसीलिए क्या करेगा, OH फिर से रिएक्शन करके जल बना लेता है। यानी OH माइनस माइनस ये रिएक्शन कर लेगा स्टूडेंट्स, ये बना लेगा H2O प्लस ऑक्सीजन की एक अणु। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये O है ना, ये भी स्टेबल रूप में नहीं पाया जाता है। फिर ये क्या करेगा, O माइनस रिएक्शन करेगा O से ही, और ये बना लेगा O2, और ये प्रकृति में तो ऑक्सीजन पाया ही जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हुआ किसका, जल जब आयन में टूट जाता है, तो इस प्रकार से। लेकिन अब बात हमको क्या करना है, हमें ये मालूम करना है कि जब कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो एनोड पे और कैथोड पे कौन सा मेटल डिपॉजिट होता है, कौन सा मेटल एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा और कौन सा मेटल कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। हमारे पास देखिए ये एनोड पे प्लस है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए ये नेगेटिव चार्ज वाले आयन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए ये पॉजिटिव वाले को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। एक बार फिर से देखो बाबू, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वाला हमेशा क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज वाले को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी एनोड जो है वो चाहेगा SO4 माइनस या OH माइनस को अपने तरफ अट्रैक्ट करे। क्यों? क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है और SO4 पे नेगेटिव है, और यहाँ OH पर भी नेगेटिव है। मतलब दो आयन आपके पास है, OH और SO4 माइनस माइनस, जिस पे नेगेटिव चार्ज है, और इसी दोनों में से कोई एक को एनोड चाहेगा अपने तरफ अट्रैक्ट करने का ना, या तो इसको या तो इसको। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि स्टूडेंट बहुत गलती कर देते हैं, यही क्वेश्चन पूछता है, बस क्या करता है, कहता है कभी कॉपर इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे तो कभी प्लेटिनम या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने अगले वीडियो लेक्चर में बतलाया था, जब कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, तो कॉपर ये जो एनोड है इधर नेगेटिव OH SO4 माइनस नहीं OH माइनस इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होता है। लेकिन जब हम कॉपर इलेक्ट्रोड का यूज कर रहे हैं, एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जिस सॉल्यूशन का हम यूज कर रहे हैं और उसी का इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, तो कभी भी, यानी ये कॉपर सल्फेट का विलयन है ना, ये कॉपर सल्फेट के रूप में नहीं होता है, ये आयन के रूप में रहता है, Cu++ और SO4 माइनस माइनस। यानी आपने कॉपर इलेक्ट्रोड का यूज कर रहे हो स्टूडेंट्स, आप ये भी इलेक्ट्रोड का कॉपर है और ये भी आपका इलेक्ट्रोड कॉपर है, आप दोनों इलेक्ट्रोड कॉपर का यूज कर रहे हो, इसीलिए ये दोनों इलेक्ट्रोड अपने तरफ कॉपर को अट्रैक्ट करेगा, ना कि SO4 माइनस या OH माइनस का। ध्यान देना है कि जिसका सॉल्यूशन, जिसका इलेक्ट्रोड है उसी का सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, तो वह दूसरे मेटल को कभी अपने तरफ इलेक्ट्रोड अट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर हम बात करते हैं कि ये भी जिंक और ये भी जिंक इलेक्ट्रोड है और इसमें जिंक सल्फेट का विलयन हम इसमें यूज करते हैं, तो स्टूडेंट्स दोनों तरफ जिंक ही अट्रैक्ट करेगा, जिंक दूसरे मेटल को या आयन को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, आने ही नहीं देगा। तो इसीलिए स्टूडेंट्स दोनों में अंतर क्या है कि प्लेटिनम या कॉपर ग्रेफाइट का यूज करेंगे तो एनोड की तरफ OH माइनस अट्रैक्ट होता है, लेकिन जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो ये कॉपर की तरफ कॉपर ही इलेक्ट्रोड आयन अट्रैक्ट होगा, यानी ये इधर अट्रैक्ट होने वाला नहीं है और ना ही कि OH इधर अट्रैक्ट होने वाला है। तो यहाँ कौन आएगा, यहाँ पे जाएगा स्टूडेंट्स Cu+ ना, तो जाता नहीं है, होता क्या है, ये कॉपर जो है ना Cu, ये जो Cu है ना इलेक्ट्रोड, ये आयन में टूट जाता है इस तरह से, Cu+2 आयन +2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कॉपर जो है ना टूट के इसी में गिरने लगता है, इसी में Cu+ आयन के रूप में गिरता है और ये इसको अट्रैक्ट कर लेता है। अब देखिए यहाँ पे इस पे नेगेटिव चार्ज है
और ये पॉजिटिव चार्ज वाला इधर जब अट्रैक्ट होता है स्टूडेंट्स तो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर को दे देता है, Cu+2 आयन को 2 इलेक्ट्रोड ये दे देता है। जहाँ इसको 2 इलेक्ट्रोड देगा तो इस पर कॉपर डिपॉजिट होने लगता है ना। तो हम लोग कहते हैं कि कॉपर सल्फेट के विलयन से हम लोग किस तरह से कॉपर को प्यूरिफिकेशन करके प्राप्त करते हैं। तो यहाँ से कॉपर प्लस आयन सॉल्यूशन में गिरता है और यहाँ से Cu+ आयन कैथोड की तरफ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर प्लस आयन को दे देगा, बस ये बन जाएगा कॉपर ना। तो यही बात यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोलाइसिस of copper sulfate solution, then copper ionize into Cu+2 ion and deposited copper on कैथोड। कहता है कि यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कहता है जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस में कॉपर इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं तो कॉपर आयोनाइज होता है Cu+ में और एंड डिपॉजिट कॉपर ऑन कैथोड, और ये फिर इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो कॉपर कैथोड पे जाके जमा होने लगता है। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए क्योंकि आप रिएक्शन लिखने वाला है, नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? हाँ, देख रहे हैं ना स्टूडेंट के लिए कितना करना पड़ता है। मेरा वीडियो बनेगा? हाँ नारंगी का लड्डू का बनाओ। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन में लिखना है एट एनोड। एनोड पे स्टूडेंट्स हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होती है। तो अगर इधर कॉपर है तो हम क्या लिखेंगे? कॉपर सॉलिड रूप में है लेकिन ये बन जाएगा Cu+2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे एट कैथोड। इस पे होता है स्टूडेंट्स रिडक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे Cu+2 इलेक्ट्रॉन एक्वा सॉल्यूशन, यहाँ पे लिख दीजिए एक्वा सॉल्यूशन +2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये बना लेगा कॉपर सॉलिड। तो टोटल रिएक्शन इसमें 0 हो जाता है। सेल रिएक्शन जो होता है ना इसमें 0 होता है क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो एनोड पे स्टूडेंट्स हमेशा कोई भी सेल हो, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रोलाइसिस हो, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? दाएं तरफ इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं और रिडक्शन में बाएं तरफ इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, क्योंकि कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करके इस तरह से बनाता है और कैथोड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करके, क्योंकि बताए थे ना कि बीकर था इसमें, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन कॉपर को लूज करता था और ये कॉपर को गेन करता था ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा और बना लेगा कॉपर। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर में एग्जाम में आता है, यहाँ तक आप लिख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। अब स्टूडेंट्स हेडिंग दीजिए फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे ज़्यादा करके नॉमरिकल आता है स्टूडेंट्स, और थ्योरी भी लिखने के लिए एग्जाम में पूछता ही है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ। लिखिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगला हेडिंग होगा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे ने बहुत सारे सॉल्यूशन, जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हुआ, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन हुआ,
सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हुआ। मतलब ऐसे इलेक्ट्रोलाइसिस जब उससे करंट प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद कैथोड पे कितना मेटल डिपॉजिट होगा और उस डिपॉजिट सब्सटेंस और करंट के बीच रिलेशन को बतलाया। इसीलिए इसको कहते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे ने कुल मिला के 2 लॉ दिए, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ में उन्होंने बतलाया कि जब किसी सॉल्यूशन से करंट प्रवाहित किया जाता है तो करंट प्रवाहित करने के बाद जब सॉल्यूशन आयन में टूट जाती है तो कैथोड पे कितने क्वांटिटी में मेटल डिपॉजिट होता है, यानी कैथोड पे डिपॉजिट मेटल उससे प्रवाहित होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब ये है कि सॉल्यूशन से आप जितना करंट फ्लो करोगे, जितना करंट अधिक मात्रा में प्रवाहित करोगे, उतने अधिक मात्रा में मेटल कैथोड पे डिपॉजिट होता है। अगर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के लिए हमें करंट की आवश्यकता होती है, यानी चार्ज की आवश्यकता होती है, और हम उस सॉल्यूशन से होकर करंट की कुछ मात्रा प्रवाहित करते हैं। जब करंट की कुछ मात्रा उससे प्रवाहित करते हैं तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो आयन में टूट जाता है। आयन में टूटने के बाद कॉपर कैथोड पर डिपॉजिट होने लगता है, यानी कॉपर कैथोड पे कितना डिपॉजिट हुआ है वो डिपेंड करता है उस सॉल्यूशन से प्रवाहित होने वाली करंट पे। इसीलिए उन्होंने करंट और डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस के बीच में एक रिलेशन दिया, वो कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फैराडे लॉ। तो स्टूडेंट्स इस बात को आप अच्छी तरह से लिख लीजिए, 1 मिनट। तो स्टूडेंट्स लिखिए, अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और liberated at a particular electrode. The mass of substance deposit or liberated at a particular electrode at a particular electrode is directly proportional to the amount of charge passing through solution। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और डिपोजिटेड एट द particular electrode is directly proportional to the amount of charge passing through the solution के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइसिस। सॉल्यूशन के बगल में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखिए इस बात को हम समझाते हैं कि एक बीकर है, हम इसमें एक बीकर लेंगे, एग्जाम में जब आएगा तो स्टूडेंट इसको बनाना है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, मोल्टेन हो सकता है या एक्वा सॉल्यूशन हो सकता है, एक्वस सॉल्यूशन ना।
तो स्टूडेंट्स इसमें हमने क्या किया, एक्वा सॉल्यूशन ले लिए। अब इसमें हम 2 इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, 2 इलेक्ट्रोड, इधर भी उसी तरह से 2 इलेक्ट्रोड डाल दो स्टूडेंट्स। अब क्या करते हैं, इस दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी से जोड़ देते हैं। इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर नेगेटिव चार्ज होगा। ये बाबू एनोड का काम करता है और ये कैथोड का काम करता है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि एग्जाम्पल के लिए हम कोई सॉल्यूशन लेंगे, आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। चाहे कॉपर सल्फेट ले लीजिए, जिंक सल्फेट ले लीजिए या NaCl का सॉल्यूशन ले लीजिए, जो मन है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आयन या मेटल उस पर डिपॉजिट होगा। होता क्या है स्टूडेंट्स, अगर मैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लूँ, CuSO4 का सॉल्यूशन, अब क्या होता है ये स्टूडेंट्स आयन में टूटता है। जब हम इससे करंट प्रवाहित करेंगे, जब इसको जोड़ देते हैं बैटरी से, तो इससे करंट फ्लो होने लगता है। जब स्टूडेंट्स इससे करंट प्रवाहित होता है तो कॉपर सल्फेट के रूप में ना रहकर ये आयन में टूट जाती है। ये हो जाता है Cu+2 आयन एक्वा सॉल्यूशन एंड SO4 माइनस एक्वा सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स मैंने क्या बतलाया कि जब इससे करंट प्रवाहित किया जाता है तो कॉपर सल्फेट जो है वो कॉपर सल्फेट के रूप में ना रहकर कॉपर प्लस आयन और SO4 माइनस आयन के रूप में टूट जाता है। यानी इस सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो आयन के रूप में प्रेजेंट है। अब होता है क्या स्टूडेंट्स, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये, और इसमें किसका इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे, करना ही पड़ेगा। अब क्या करेगा ये कॉपर टूट के इसमें गिरना स्टार्ट हो जाएगा, किस रूप में, Copper+2 आयन के रूप में। और ये जब इसमें गिरेगा सॉल्यूशन में तो इसके साथ मिलकर ये इस पे अट्रैक्ट हो जाता है Cu+2 के रूप में, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है स्टूडेंट्स। और यहाँ पहले से 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ से जब ये देखो एक बात, जब कॉपर टूटेगा किस में, Cu+2 और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इधर से होके यहाँ आएगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, जहाँ इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे किसके रूप में डिपॉजिट होगा, यानी कॉपर के रूप में इस पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है स्टूडेंट्स। यानी हमें इस प्रक्रिया के दरमियान जितना करंट प्रवाहित कर रहे हैं उस करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में, उसके अनुपात में उतना ही कॉपर कैथोड पे जमा होता है, लिब्रेट यानी डिपॉजिट होता है। तो स्टूडेंट कह सकते हैं according to definition, कौन सा डिफिनीशन, फैराडे ने जो फर्स्ट लॉ का डिफिनीशन दिया उसके अनुसार हम लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ डिपॉजिट सब्सटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज। लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, चार्ज मतलब क्या, इसमें जो चार्ज प्रोड्यूस किया गया, फ्लो प्रवाहित किया गया, यानी अमाउंट ऑफ डिपॉजिट सब्सटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म करेंगे तो इसके बदले में हमें कोई कांस्टेंट लाना पड़ेगा, इक्विवेलेंट कांस्टेंट W = ZQ। स्टूडेंट्स ये एक फार्मूला हो गया फर्स्ट लॉ का। वी नो डेट, क्योंकि Q = IT ना, चार्ज बराबर होता है I × T। अब बताओ Q के प्लेस पे हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, W = ZIT। ये फर्स्ट लॉ का फार्मूला है, एग्जाम में भी आता है। कहीं कहीं W के बदले में M, स्मॉल या कैपिटल M का यूज होता है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मास ऑफ सब्सटेंस या वेट ऑफ सब्सटेंस है, अंतर तो है लेकिन सिंबल में कोई अंतर नहीं है, कहीं M लेता है तो कहीं W लेता है। स्टूडेंट्स ये मेरा फार्मूला हो गया, क्योंकि Z बराबर होता है स्टूडेंट्स E/F, यानी E/F का मतलब फैराडे, 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम्ब। अब देखिए स्टूडेंट्स Z का एक फार्मूला आ गया, Z बराबर E/96,500। अब देखिए E क्या है, E बराबर भी फार्मूला होता है, चूँकि E है इक्विवेलेंट वेट,
तुल्यांकी भार, ई को कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। लिख सकते हैं आप, इसको जगह नहीं है मेरे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ। ई बराबर एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। ठीक है, जब भी आपको ई निकालना होगा स्टूडेंट्स, एटॉमिक वेट बटे वैलेंसी कर देना है। और ई का क्या नाम है? ई का नाम है इक्विवेलेंट वेट, मतलब तुल्यांकी भार। याद रखना स्टूडेंट्स, मतलब फर्स्ट लॉ में आप इतना कुछ लिख दीजिएगा, एग्जाम में आए तो फुल नंबर मिलेगा। अब देखिए फर्स्ट लॉ फिर सेकेंड लॉ हम कर लेते हैं और तब उस पर हम लोग आज न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो मिटाते हैं स्टूडेंट्स। पहला लॉ समझ गए ना कि जब इससे जितना करंट प्रवाहित किया जाता है तो करंट प्रवाहित करने के अनुपात में, उसके रेशियो में ही कॉपर जो है कैथोड पे डिपॉजिट होता है। तो एक चीज़ था इसको लिखने का, अगर मेटल उदाहरण दो काफ़ी है। स्टूडेंट्स फ्राइडे के सेकेंड लॉ लिखिएगा। अब देखिए उन्होंने पहला लॉ तो दिया जिसके बारे में मैंने इससे पहले बता चुका हूँ। अब देखिए सेकेंड लॉ में उन्होंने क्या बताया। उन्होंने कहा कि वह, पहले लिख लीजिए आप लोग, when the same quantity of electric current when the same quantity of electric current when the same quantity of electric current pass in different electrolyte when the same quantity of electric current pass in different electrolyte which one connected in series which one connected in series the weight of substance deposit at respective electrode is directly proportional to the equivalent weight of the substance। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मिला लीजिए। when the same quantity of electric current pass in different electrolyte which one connected in series the weight of substance deposit at respective electrode is directly proportional to the equivalent weight of the substance देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कहा गया है कि पहले लॉ में उन्होंने बतलाया कि किसी एक प्रकार का सॉल्यूशन हो, एक बीकर में एक ही टाइप का सॉल्यूशन हो और उससे करंट प्रवाहित करते हैं तो होने वाली प्रवाहित करंट की मात्रा डिपॉजिट होने वाली मेटल के सब्सटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन सेकेंड लॉ में फैराडे ने बतलाया कि यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन लेंगे। अगर हम डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन लेंगे स्टूडेंट्स तो हमें बीकर भी अलग अलग लेना होगा। स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक प्रकार का बीकर लूँ और इसमें हम बीकर ए लेते हैं और इसमें ZnSO4 का सॉल्यूशन डाल देते हैं। दूसरे बीकर में स्टूडेंट्स हम बीकर बी ले लेते हैं और इसमें हम कॉपर सल्फेट का विलयन डाल देते हैं। तीसरा बीकर स्टूडेंट ले लेते हैं कि इसमें हम NaCl का सॉल्यूशन डाल देते हैं। अब कहता है कि डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन से होकर एक ही समय में बराबर करंट प्रवाहित करने पर क्या परिवर्तन होता है। क्या बतलाया मैंने कि अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकेंड लॉ
डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सॉल्यूशन लेना है और एक ही समय में टाइम भी कांस्टेंट है। टाइम क्या है, दोनों में टाइम, इसमें भी टी लेते हैं, इसमें भी टी और इसमें भी टी, समय दोनों में बराबर है। करंट भी सब में बराबर बराबर मात्रा में डाला जा रहा है, मतलब इसमें जितना करंट प्रवाहित कर रहे हैं उतना ही करंट इसमें, उतना ही करंट इसमें। लेकिन डिफिनीशन के अनुसार कहा गया है सबको सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए। तो स्टूडेंट बताओ, अगर इसको हम कनेक्ट कर देंगे तो ऐसा बनेगा। हम दो ही लेके बताएंगे क्योंकि तीन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, दो ही बता रहा हूँ, ये तो एग्जाम्पल दिए मैंने। अब इसमें एक इलेक्ट्रोड, इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम ऐड कर देंगे, इस पे निगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे निगेटिव चार्ज होगा स्टूडेंट्स, इस पे निगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। अब करना क्या है कि टाइम को भी कांस्टेंट रखना है और करंट को भी कांस्टेंट रखना है। जब इससे होकर करंट प्रवाहित किया जाएगा सेम ही टाइम में, तो ये सॉल्यूशन आयन में टूट जाएगा। ये टूटेगा ZnSO4 में स्टूडेंट्स, और ये टूटेगा Cu++SO4 माइनस के आयन में। जब इससे करंट प्रवाहित किया जाता है तो अपने अपने इलेक्ट्रोड पे आयन मेटल के रूप में जमा हो जाता है, डिपॉजिट होता है। मतलब जिंक एनोड पे डिपॉजिट होगा, कॉपर कैथोड यानी कॉपर के इलेक्ट्रोड पे। ये जिंक का रॉड इसमें यूज करेंगे, इसमें कॉपर का यूज करेंगे। इस इलेक्ट्रोड पे जिंक डिपॉजिट होगा और इस पे कॉपर डिपॉजिट होगा। यानी कहने का मतलब फैराडे का ये था कि जब डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन में एक ही समय में समान मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित किया जाता है तो डिपॉजिट सब्सटेंस इसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं इसमें वेट, इस पे जो जिंक डिपॉजिट हो रहा है उसको अगर हम W1 मान लें और इसका W2 मान लें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट 1 का, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये 2 का। तो यही बात को लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकेंड लॉ, W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E1 एंड W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E2। ये W1 W2 क्या है, डिपॉजिट सब्सटेंस की मात्रा। E1 E2 क्या है, अपने अपने दोनों अलग अलग बीकर में इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या, तुल्यांकी भार। स्टूडेंट्स इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाना है तो क्या लिखेंगे, W1 बराबर ZE1 एंड ये W2 बराबर हो जाएगा ZE2। एक चीज स्टूडेंट्स, दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं W1 और W2 का, तो लिख सकते हैं W1 बटे W2, ये हो जाएगा ZE1 बटे ZE2। Z और Z कट जाएगा, W1 बटे W2 बराबर E1 बटे E2। स्टूडेंट्स यही इसका रिलेशन है। मतलब फर्स्ट में डिपॉजिट सब्सटेंस, सेकेंड बीकर में डिपॉजिट सब्सटेंस का रेशियो वो होता है फर्स्ट में इक्विवेलेंट वेट, सेकेंड बीकर में इक्विवेलेंट के वेट के रेशियो के बराबर। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं आपको ये भी पूछ देता है ऐसा, M1 बटे M2 E1 बटे E2, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, ये फैराडे सेकेंड लॉ। तो अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पर, नोट कर लीजिए।